वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे पीटीआई हुकूमत की, जो कि एक जानिब अपनी 3 साल कारकर्दगी पर फ़ख्र का इजहार कर रही है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो अवाम है वो महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है और मज़ीद उन पर जो है ना बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों चुपके से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से 8 अद्वियाती कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अच्छा, इससे पहले भी हमने ये चीज़ें देखी होती थी और मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में 11 बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया और सरकारी ज़राए के मुताबिक इन अद्वियात की कीमत कम थी, जिसकी वजह से दवा साज हम कंपनीज़ की बात करें उन्होंने बनाना छोड़ दी थी और उनकी पैदावार बंद हो चुकी थी। अब उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ताकि ऐसी कोई कीमत मुकर्रर कर दी जाए कि वो फिर से बनाने लग जाएं, तो इसलिए कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल। अगर दूसरी जानिब हम बात करें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की, तो अद्वियाती कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया और PMA के अलामी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में 11 बार अद्वियाती कीमतों में इजाफा किया, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमल है। अच्छा, इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया जा चुका है। अगर आप एक आम आदमी से बात करें ना, तो वो जब आपको बताता है कि मैं पहले अपनी वालदा की या वालिद की दवाई इतने की लेके आता था, अब मुझे इतने की पड़ रही होती है, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि ये वो चीज़ें हैं कि जो शायद ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं और इससे मतलब लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि लेना छोड़ दें। बिल्कुल, लग्जरी तो ये है नहीं कि लोग ये कहेंगे कि जी कि इसको कम कर दें, वो तो जो डॉक्टर ने एडवाइस करना है उसके मुताबिक लेनी ही लेनी है। तो ये मसाइल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है इसमें कि आपको गवर्नमेंट की लॉजिक समझ नहीं आ रही कि जी अद्वियात तो बन ही नहीं रही हैं, तो जब बन ही नहीं रही हैं तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हम थोड़ी सी कीमत बढ़ा देंगे, बनना तो शुरू हो जाएंगी, फिर लोगों के पास मार्केट में आ जाएंगी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि कुछ हुकूमत की जिम्मेदारियाँ, कुछ रियासत की जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं कि जब तक रियासत अपनी वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती, तो हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समझते हैं कि अब वो अपनी कारकर्दगी के अंदर अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, जैसा कि हम समझते हैं कि आप भी जानते हैं सब लोग, इट इज़ नॉट अबाउट कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो आप कोई शौक से ये दवाई ले रहे हैं या उस तरह से है। These are the essentials जो बीमारी की खातिर है। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, रियासत को ये समझना चाहिए कि एक तरफ तो रियासत जो है हमारी एक वेलबींग और वेलफेयर स्टेट के हवाले से मतलब ये कहते थकते नहीं है, whosoever the person is in the government। तो बदकिस्मती है कि एक ऐसी हुकूमत कि जिसके साथ हम समझते थे कि अवामी मसाइल को समझती है, लोगों के साथ बेहतर समझती है, राब्ते में है, लेवल के ऊपर इनका अमल दखल ज्यादा होगा, बट दे हैव बीन बैडली फेल्ड और दे हैव द इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान या उस अवाम की खातिर कि जिनकी बाइंग कैपेसिटी एंड यू नो कि हम कोई 45 से 50% पहले ही बिलो द पॉवर्टी लाइन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो उसके अंदर रहते हुकूमत की ये अद्वियात के अंदर भी चाहता है इसेंशियल ड्रग जो कि इंसान रहने के लिए जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी है। एंड एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम पहले भी ये समझते थे कि ये दिस इज नॉट अ ट्रेड और एसेंशियल्स के अंदर फर्क महसूस करना चाहिए। जो लाइवलीहुड हमारी चीजें हैं उनके अंदर हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाइयाँ सस्ती करने के लिए आप क्या समझते हैं हुकूमत और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उन्हें कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनकी करने की ज़रूरत है? और ये भी बताइएगा क्या खाम माल जो है वो सारा इम्पोर्ट किया जा रहा है? देखें, ये एक चीज बड़ी अजीब सी हम समझते हैं कि जी देखें दीज आर द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस और हमारे सामने कि पाकिस्तान के अंदर जो अद्वियात की कीमत है और कहा जाता है जी अमेरिका से हम सस्ते हो, भाई उनकी बाइंग कैपेसिटी भी तो देखो। वो मुल्क ऐसा है, पॉवर्टी लाइन ऐसी होती है और वहाँ पे अद्वियात की ये हुकूमत सब्सिडाइज करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर ये बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये एज मेडिकल एसोसिएशन कि हमारे यहाँ अवामुन नास की जो जेब है वो जितनी इजाजत देती है उसके मुताबिक कतई तौर पे कीमतें जो है वो नहीं करती हैं। एक तरफ हम हेल्थ कार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम हमारा जिस तरह से चोक हुए जा रहा है, तो उसके अंदर व्हाटएवर द केसेस हुकूमत ने मटेरियल्स यहाँ बनाने हैं, लोगों को प्रमोट करना है और हुकूमत सब्सिडीज देती है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर समझती है कि सब्सिडाइज करना है, अगर यहाँ पे हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है और हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने की खातिर कि अपनी फार्मास्यूटिकल्स जो हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कीमतें जो वो कम हो सके। दिस ऑल इज आई बिलीव दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। द स्टेट हैज टू कम फॉरवर्ड एज अ स्टेट, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। और किस कदर मैं समझता हूँ ये तकलीफ से बात होती है कि आप सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जब देखते हैं कि वहाँ पे टेस्टिंग खातिर अब टेस्ट हुआ रिपोर्ट्स है
उसके लिए जरूरी है कि लोग खुद पे करें। तो जिंदगी जो है होती जा रही है दिन ब दिन करके, तो ये वेरी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब बारहा ये बात हम भी कर चुके, इस इशू को भी उठाते हैं, आप लोग भी एलामिया जारी करते हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से बारहा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, भाई ये तो मेडिसिन बन ही नहीं रही है, तो जब बन ही नहीं रही है तो इसको बना लेना ही बहुत बड़ी बात है कि हम इसको लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि वो इसको बनाना तो शुरू कर देंगी। तो जब बनाना शुरू कर देंगी आप लोगों को कम अज़ कम मिल तो रही होगी, वरना आपको ब्लैक में ख़रीदनी पड़ेगी। तो हमें उनका मौक़िफ़ अगर समझ नहीं आ रहा होता तो उनका भी तो मौक़िफ़ जो है वो उधर ही खड़ा रहता है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कुछ इसेंशियल्स हैं। गवर्नमेंट है, जब हम कहते हैं कि सरकार है, गवर्नमेंट है, तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां, मनसबी जिम्मेदारियां, मैं इखलाकी जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रहा, ये मनसबी जिम्मेदारियां कि उन्होंने प्लानिंग करनी है, इन चीजों की हमें जरूरत है, मुल्क के अंदर क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए, दे आर ओवर देयर टू बी प्लान। और उसके अंदर ये कोई, मैं नहीं समझता कि हमारे ऊपर एज अ सिविलियंस और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हमारे ऊपर ये हुकूमत का कोई एहसान है, बल्कि ये नालायकी के ज़िम्मे में आएगा। मैं मतलब तमाम तरह अगर वर्ड भी यूज करूं तो ये उसी जिम्मे में आएगा कि देयर इज द लैक ऑफ प्लानिंग एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, कि जिसके साथ हम देखते हैं कि अद्वियात अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो उनको भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। हुकूमत को, व्हेन आई से है मीन बाय कि हुकूमत को एड्रेस करने की जरूरत है, और वो जैसा समझते हैं उनके साथ। एंड वी बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारी जो कंसर्न यही है कि जो मेरी बाइंग कैपेसिटी है, क्या मुझे जिंदगी जरूरियात उसके अंदर पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो मैं समझता हूँ के अंदर इनके साथ बहुत से लोग, और दुनिया में बहुत से मॉडल हैं जो वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक उनका स्टेटस है जीडीपी के हवाले से वो हमसे कोई बेहतर नहीं, लेकिन बट दे हैव द कंसर्न अबाउट द पीपल ऑफ देयर कंट्री। और हुकूमत से भी मैं तवक्को करता हूं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वी रिपीट ऑन हैमरिंग कि खुदारा खल्के खुदा का भला करो, खल्के खुदा का कुछ हुकूमत सोचे। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, जब हमें हमारे अपने फ़ायदे की बात होती है तो हम वेस्ट से खुद को कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन क्या हम टैक्स लेने के बाद वो सहूलियात दे रहे हैं, इस पर हम बात नहीं कर रहे होते कि जो उनको सहूलियात मिल रही होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान से आप कर रहे थे, और बड़ा अहम मामला ये अद्वियात का मामला, कोई मतलब बुनियादी चीज़ है ना, समझने की बात है कि ये कोई खुशी से लेता है कोई गोली या जाके दवाई लेने के लिए जाता है। फिर इसके लिए हम कहते हैं ना, फिर गरीब इंसान जो है उसके लिए इलाज करना, अपना या इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतनी महंगी दवाइयाँ। इसलिए ऐसा होता है कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास अपनी कुछ दवाइयाँ तैयार करदा होती हैं, वो कहते हैं कि ये आपको हम दे देते हैं तो ये आप खाएं, को रंग बिरंगी गोलियाँ होती हैं वो दे दी जाती हैं। खैर आगे हम बढ़ेंगे और कुछ मौसम की बात करते हैं। बिल्कुल, उनके महकमा मौसमियात ने एक बार फिर से मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दिया और इन बारिशों के बाद कहा जा रहा है कि हालिया जो शदीद हब्स और गर्मी है उसकी शिद्दत में अब कमी का भी इम्कान जाहिर किया। हाँ जी, और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं गुज़श्ता रात से मुल्क के बालाई इलाकों में शिद्दत के साथ दाखिल हुई हैं, जिससे कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक चकवाल, जेहलम, गुजरात, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। अच्छा, 29 अगस्त की कहा जा रहा है कि उसकी 29 अगस्त की रात से 31 अगस्त के दौरान जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और कसूर में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है, यानी कि मौसम अच्छा होने की उम्मीद दोबारा से जाग उठी। अच्छा, महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर या मंगल को तेज़ बारिश के बायस रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी है। तो आप कोई अपना प्लान कर रहे हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो तफसीलात सामने आई है कि मौसम कैसा रहेगा, इनको मद्देनज़र रखिएगा कि बारिश हो सकती है, और कुछ इलाकों में तो पीर मंगल को शदीद बारिश भी हो सकती है। और अलर्ट्स के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे जिस वक्त कोई अलर्ट जारी किया जाएगा महकमा मौसमियात की जानिब से। लेकिन फिलहाल जो है वीकेंड जो है मेरा हाथ ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप उसको जो है घर बैठ के एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, बाहर ना निकलिएगा, कोविड भी है क्योंकि। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे कि बूढ़ा तो कोई नज़र नहीं आना चाहता, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि यार मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया हूँ, ये कोई शख्स आपको कहता हुआ नहीं मिलेगा। मगर मेरा ख्याल है कि जो लोग अगर बूढ़े हो जाते हैं तो उनको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए और उनको प्राउड फील करना चाहिए कि हम अब भी मतलब इतने ज़बरदस्त दिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम अक्सर ना लोगों को देख के कहते हैं यार ये तो इतना लगते ही नहीं है, ये तो बड़े फिट है माशाल्लाह। माशाल्लाह खैर हम नहीं कहते हैं, हम माशाल्लाह में कहना चाहिए। तो अब क्या ऐसी कोई खुराकें मौजूद हैं, ऐसी डाइट मौजूद है कि जिसके ज़रिए हम बुढ़ापे को थोड़ा सा डिले पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, या ये कह लें कि हम बूढ़े हो भी गए हैं तो हम खुद को मेंटेन कैसे कर सकते हैं कि हम जो है
शायद बुरा ना अपनी देखें। उम्र से बेहतर लोगों, जो हमारी उम्र के लोग हैं, उनसे कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं और कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपनी फूड पे करना है। अब वो फूड कौन सी हमें लेनी चाहिए और हमें अपने आप को कैसे मतलब इस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए खुराक के थ्रू, कि हम जो हैं वो अपनी एज से ज़्यादा मतलब या कुछ लोग होते हैं अपनी एज से ज़्यादा भी दिखते हैं, वो भी ना दिखें, और अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप तब उस वाली की एज के भी ना दिखें, आप छोटे दिखें, जवान दिखें ज़्यादा। दिखने के साथ साथ हम देखें तो हमारा जिस्म जो है बेहतर तरीके से अपने मतलब के परफॉर्म कर रहा हो, हमारे जिस्म के अज़ा जो हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दिखने से भी ज़्यादा। तो ऐसी कौन सी खुराकें हैं? हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा सुहेल मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज़ोहा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और ज़ोहा से हम यही बात पहले भी कर रहे थे कि ज़ोहा आज हमारा मौजू ये है कि हम ज़ोहा जैसे जो हैं कैसे देख सकते हैं। सब ये चाहते हैं कि हम ना मतलब अपनी उम्र से छोटे ही नज़र आ रहे हैं। ज़ोहा अब ये बताएं आप क्या राज है इसके पीछे? आज का टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छा है। राज तो इसमें इस तरह से है कि आपने अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है और इससे सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किया होगा। आपको देखिए स्किन सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और एजिंग का जो मसला है आजकल, एक प्री मेच्योर एजिंग भी बहुत आ रही है और एक उम्र के साथ तो एजिंग आती ही आती है। दोनों को रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है और हर कोई चाहता है कि ये एजिंग से दूर रहे और बहुत यंगर लुक नजर आए और बहुत फ्रेश लुक नजर आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आज यहाँ पर पानी की अहमियत के बारे में बात करूँगी। पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी स्किन की स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। आपकी स्किन के नीचे अगर पानी है ना तो स्किन इंटैक्ट रहेगी, उसके ऊपर झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस नहीं बनेगी। आप देखिएगा हम लोग इवन पेशेंट्स का वाटर स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि स्किन को यूं पकड़ के, अगर तो स्किन ऊपर आ गई है तो इसका मतलब स्किन में पानी नहीं, और आप देखेंगे वो स्किन आराम से नीचे जाएगी और उसमें फाइन लाइंस बनेगी। जब आपकी स्किन के नीचे से पानी खत्म हो जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, एजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बॉडी का वाटर स्टेटस मेंटेन करना और अपनी स्किन को चेक करते रहें कि अगर यूँ पकड़ा है और एकदम से नीचे आ गए तो इट मीन्स वाटर स्टेटस अच्छा है, और अगर नीचे नहीं आई तो इट मीन्स कि आपकी स्किन में वाटर स्टेटस अच्छा नहीं है। नंबर 1 पे पानी। उसके अलावा आज यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी जो बॉडी में वाटर स्टेटस को मेंटेन रखें और पानी को लॉस भी ना होने दें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो पानी की लॉस को बढ़ाती हैं और स्किन को फिर एजिंग की तरफ लेकर जाती हैं। तो सबसे पहले हल्दी का इस्तेमाल रखें। हमारे खानों में आम यूज़ होती है, और अगर आप इसको सुबह नहार मुँह या इवन रात सोने से पहले भी कंज्यूम करते हैं तो हल्दी क्या करती है, आपके बॉडी में से पानी को खारिज नहीं होने देती। यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में स्वेटिंग के थ्रू पानी लॉस हो रहा होता है, तो जो हल्दी है वो एक्सेसिव वाटर लॉस से बॉडी को रोकती है। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, पानी में डाल के या दूध में डाल के। नंबर 2 पे ग्रीन टी। आजकल बहुत से लोग कंज्यूम कर रहे हैं 10-11 बजे के टाइम पे, शाम 4 बजे के टाइम पे, लेकिन दिन में 1 कप लें, 2 से 3 कप्स की तरफ ना जाए, क्योंकि एक्सेसिव ग्रीन टी भी डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाती है। 1 कप ग्रीन टी हमें EGCG प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी में जितने भी सोजन वाली चीज़ें हैं, स्किन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर अगर कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो वो ख़राब होगी, तो हमारी बॉडी को पूरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो EGCG क्या करता है, स्पेसिफिकली स्किन से रिलेटेड जो भी बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस जो स्किन को ख़राब कर सकते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालता है और स्किन को हर किस्म के नुकसान से बचाता है। आजकल ग्रीन टी मास्क चल रहे हैं, स्क्रब्स चल रहे हैं, बेशक आप टॉपिकली अप्लाई कर लें, अगर टॉपिकली नहीं अप्लाई करना चाहते, वक्त नहीं है, तो आप उसको ग्रीन टी सैशेस के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 3 पर कोलाजन। कोलाजन अब आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कोलाजन हमारी स्किन का बेसिक कंपोनेंट है, हमारी स्किन ने ग्रो कोलाजन के ऊपर करना है। अगर कोलाजन ही नहीं होगा, कोलाजन सही नहीं बन रहा होगा तो स्किन ग्रो नहीं करेगी। हमारे स्किन सेल्स चेंज होते हैं एवरी 30 डेज के बाद, तो अगर कोलाजन सही होगा तो स्किन सेल्स चेंज होंगे और लाइंस जो ऊपर आ जाती हैं कुछ लोगों की वो नहीं आएंगी। अब कोलाजन कंज्यूम कहाँ से किया जा सकता है? अंडे की जर्दी कोलाजन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा गोश्त वाली चीज़ें भी अच्छा जरिए हैं, लेकिन जो विटामिन C रिच फल हैं वो कोलाजन बनाते हैं। अब आजकल जैसे अमरूद अवेलेबल है, नाशपाती अवेलेबल है, अंगूर अवेलेबल है, ये सब विटामिन C का अच्छा जरिए है। तो अगर आप ये कंज्यूम करते हैं तो इसके जरिए आपकी बॉडी में विटामिन C जाएगा जो कोलाजन की प्रोडक्शन को सही रखेगा, और कोलाजन जैसे मैंने बताया स्किन सेल्स को इंटैक्ट रखने में इंपॉर्टेंट है। जब कोलाजन नहीं होगा तो उसके अंदर गैप्स आएंगे और फिर फाइन लाइंस और एजिंग का मसला आता जाएगा। उसके अलावा बायोटिन।
बायोटिन आप सबने सुना होगा हेयर नेल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, स्किन के लिए स्पेसिफिकली बायोटिन बहुत बेस्ट है। ये भी हमें एग योक से मिल जाते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बॉडी में स्टोर नहीं होता, विद यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये कि हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं जो ऑयल स्टेटस मेंटेन करते हैं स्किन के नीचे। अगर हमारी स्किन के नीचे ऑयल प्रॉपर्ली नहीं प्रोड्यूस हो रही, जो सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर मॉइस्चराइजिंग कम हो जाएगी और स्किन सेल्स फिर से ड्राई हो जाएंगे। तो बायोटिन क्या करता है, ऑयल ग्लैंड्स के प्रोडक्शन का फंक्शन बेहतर करता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसके अलावा विटामिन डी, मैं आज वो सारे की न्यूट्रिएंट्स बता रही हूँ ताकि अगर कोई एक नहीं ले सकता तो कोई दूसरा ले ले। तो विटामिन डी की कमी जो है वो भी फाइन लाइंस की तरफ लेकर जाती है। तो कोशिश ये करें कि जिन लोगों की स्किन के ऊपर एजिंग का मसला आ रहा है, रिंकल्स का मसला आ रहा है, विटामिन डी स्टेटस भी अपना चेक करवाएं कि अगर विटामिन डी की कमी है तो फ़ौरन से विटामिन डी रिच फूड्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स की तरफ आएँ ताकि ये जो फाइन लाइंस है ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा मैंने ये भी डिस्कस किया था कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमें एजिंग की तरफ ले जाते हैं। हाँ, वो कौन ये मैंने बताया कि जिनको आप कंज्यूम करें ताकि एजिंग स्लो हो जाए या एजिंग जल्दी ना आए। लेकिन वो फूड्स जो एजिंग की तरफ लेकर जाते हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास सोडियम रिच फूड्स हैं, नमक वाले फूड्स। एक वो नमक है जो टेबल पे पड़ा हुआ नजर आता है, एक वो नमक है जो चीज़ों के अंदर होता है और हमें नजर नहीं आता। जैसे प्रोसेस फूड्स हैं, फ्रोजन फूड्स हैं, उनको फ्रीज करने के लिए नमक ऐड करते हैं ताकि वो खराब ना हो। जैसे अचार है, अचार में नमक बहुत ज़्यादा नजर हमें नहीं आता, लेकिन और कुछ खानों के ऊपर लोग जैसे फ्राइड एग के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं, वो टेबल सॉल्ट है। तो नमक क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो एजिंग को प्रमोट करती हैं, जो एजिंग की तरफ लेकर जाती है। हम देखते हैं अक्सर लोग ना खानों के ऊपर भी डाल रहे होते हैं, नमक डाल के खा रहे होते हैं। और एक नमक वो जो चीज़ों के अंदर है जो हमें पता भी नहीं, जैसे बेक्ड आइटम्स के अंदर इतना सॉल्ट एडेड है। इसके अलावा कैफीन, कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी के अंदर भी जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाती है। और जैसे मैंने बताया पानी एक की न्यूट्रिएंट है स्किन की हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा कैफीन वाली चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे, पानी बॉडी से बाहर निकलेगा और फिर स्किन के अंदर गैप्स आएंगे और गैप्स को आपके स्किन के अंदर फाइन लाइंस कवर करती हैं। वहाँ पे प्लम्प नहीं रहेगा, एक हॉलो स्पेस आ जाएगी जहाँ पर लाइन आके उसको कवर करेगी और एजिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। तो कैफीन रिच फूड्स भी आपने कंज्यूम नहीं करने। नंबर 3 पे रिफाइंड चीज़ें जो हम सब बहुत शौक से कंज्यूम करते हैं। घरों में मैदे वाला आटा खाया जाता है, होल व्हीट फ्लावर नहीं खाया जाता। ब्रेड हम खाते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड नहीं खाते, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी में एक सब्सटेंस है AGE, ये बनाते हैं और AGE डायरेक्ट लिंक्ड है विद एजिंग। तो जितनी ज़्यादा बॉडी में AGEs बनेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी ऑनसेट होगा एजिंग। क्या बात है जोहा, आज हमें सारा कुछ बता दिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना। से हमने आपको जोहा की जो है ना वो बातें जो है बताई हैं, सुनवाई हैं, ताकि जो है आप लोग उन पर अमल करें और आप जो है ना इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकें। बहुत शुक्रिया जोहा, आप सबसे बड़े पाकिस्तान का हिस्सा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।